आम आदमी को महीने के पहले दिन ही बड़ा धचका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के घर का बजट खराब कर दिया है और इसकी वजह से आम आवाम भी बहुत परेशान है। सिर्फ 15 दिनों में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं बगैर सब्सिडी के 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। साथ ही 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 5 पैसे रुपए का हो गया है। तो आपको बता दें कि महीने के शुरू होते ही आम आदमी को काफ़ी धचका लगा है। बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। यहाँ पर सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के बजट को खराब कर दिया है और आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आपको बताते कि लोग जो है पहले से ही महंगाई को लेकर के काफ़ी परेशान है। पूरे मुल्क में ही अगर देखा जाए लगातार ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। घरेलू एलपीजी हो या फिर दीगर ईंधन हो, लगातार कीमतों में इजाफे की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। महीने के शुरू होते ही लोगों का बजट जो है पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस तरीके से लगातार एलपीजी गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो आम लोगों की बात करें तो उनकी जेब पर यहाँ पर सबसे ज्यादा ये भारी पड़ेगा। लोग जैसे तैसे मैनेज कर उनका बजट महंगाई के साथ साथ गड़बड़ाता जा रहा है। और अगर हम पीछे देखें तो कोविड के चलते बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बहुत लोगों की जो सैलरी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे में सरकार जो लगातार एलपीजी गैस के दाम परेशानी का सबब है मुझे यहाँ पर। बिल्कुल, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना है। ऐसे में रचना, क्योंकि लगातार चाहे हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें या फिर ईंधन की बात करें, दीगर जो नेसेसिटी चीज़ें हैं उनकी बात करें, तो लोगों को बढ़ती हुई कीमतों से काफ़ी परेशानियों का सामना है। राहत कब तक मिल सकती है? ऐसे में क्या माना जा रहा है कि क्या आने वाले महीनों में आगे के क्वार्टर्स में कुछ राहत लोगों को मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं तो लोगों का बजट तो यहाँ गड़बड़ा ही रहा है। और बात अगर हम राहत की करें तो लोग तो लगातार सरकार से यही अपील करते हैं कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं महंगाई के चलते। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, कभी एलपीजी के दाम बढ़ते हैं। और ऐसे में जो आम लोग हैं वो किस तरीके से अपने घर के बजट को मैनेज करते हैं, क्या कटौती करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने होती है। तो लोगों से भी जो बात हुई है, लोगों का कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए कि आम लोगों की जेब पर इतना भार ना डालें यहाँ पर, और जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसमें यहाँ पर कटौती की संभावना यहाँ होनी चाहिए। इस तरीके की अपील लगातार आम जनता की सरकार से है। बिल्कुल, आम जनता की, आम लोगों की यही अपील हर बार की जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों के लिए जीना मुश्किल न हो। रचना, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 22 अगस्त को हरदोई के तस्लीम के मामले में हुई पिटाई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। चूड़ीवाले की पिटाई और इंदौर बाणगंगा थाने का घेराव करने वालों में 4 लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफदारी करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है। चूड़ी फरोश तस्लीम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने इसे दोबारा अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। तस्लीम के वकील अब जमानत अर्जी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से रुजू करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरे आप प्रकरणों की जांच सीबीआई से कराओ ना। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के हर प्रकरण की जांच, मैं तो उज्जैन की ही चाहता हूँ जांच सीबीआई से कराओ। हम लोग तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। अगर जिसने गलत करा निश्चित रूप से उसके लिए भी हम आपके साथ होंगे। नरोत्तम मिश्रा को क्या सपोर्ट हमसे चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन कार्रवाई दिखे तो, कार्रवाई सच्चाई तो हो, सही कार्रवाई तो, ऐसी इंदौर जैसी कार्रवाई ना हो कि एक चूड़ी वाले को मारा जा रहा है, सार्वजनिक मारा जा रहा है, और उसके बाद विरोधियों पे कार्रवाई करने, अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय चूड़ी वाले का इतिहास जांचा जा रहा है। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो ये अच्छी बात नहीं है।
भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पूरा मामला जो है काफ़ी लेयर्स बेस्ड मामला बन चुका है, जहां पर एक तरफ जो असल मामला चूड़ीवाले की पिटाई का था, उसके बाद जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया थाने के बाहर उनके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, और उसके बाद फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाइयां हुई है? मुन्ना साहब बता दें कि मामला 22 अगस्त का है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के तस्लीम इंदौर के पानगंगा थाना के गोविंद नगर इलाके में चूड़ी बेचने गए थे, जहां पर कुछ लोगों के जरिए उनकी पिटाई की गई, उनका शनाख्ती कार्ड मांगा गया। पहले तो जो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की थी और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है उस पर कार्रवाई भी हुई 3 लोगों के खिलाफ, लेकिन बाद में जो इसमें सियासत दाखिल हुई तो तस्लीम पर जो है अलग अलग तरह के 14 मामले, यहाँ तक कि पास्को का मामला भी लगा दिया गया। उस पर आज जो है अदालत में जो सुनवाई हुई तो तस्लीम की अर्जी को खारिज कर दिया करते हुए उसे दोबारा अदालती तहवील में जो है हिरासत में भेज दिया गया। अब इंदौर की जो तस्लीम के जो वकील है हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से रुजू करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो लोग जिन्होंने चूड़ीवाला की पिटाई के मामले को लेकर पानगंगा थाना का घेराव किया था, उसमें एक नया मामला निकल कर आया है कि उसमें 4 लोगों के कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े होने के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जोड़ने की बात की जा रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लोग उस चूड़ीवाला के मामले को लेकर सियासत कर रहे थे, बड़ी जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो है उस पर ट्वीट कर रहे थे, अब वही लोग खामोश नजर आ रहे हैं। अब वो लोग जब से मामला पाकिस्तान का निकल कर आया है उन लोगों की खामोशी दिखाई दे रही है। कोई भी कांग्रेस का लीडर अब बात नहीं कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेहताब आलम, जमानत क्योंकि नहीं मिली है, और वहीं इस मामले को लेकर के कि 2 आधार कार्ड क्यों है या अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई गई है, इस हवाले से कोई बयान जारी हुआ हो? देखिए, 2 आधार कार्ड का मामला उस पर हमारी तस्लीम से बात हुई। उसका कहना है कि जो है हमने 2011 में जो अपना पहला वो बनवाया तो घर का जो नाम गोलू था उसके नाम से बना था। बाद में सब लोगों ने बताया कि ओरिजिनल नाम से जो है आधार बनेगा, तो हमने उसको करेक्शन करवा के अपना नाम तस्लीम से आधार बनवाया है। इसलिए 2 आधार की बात की जा रही है। दोनों आधार जो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक आदमी के 2 आधार कार्ड एक वक्त में नहीं रखे जाने चाहिए, उसका एक मामला अलग। लेकिन तस्लीम पर जो दूसरे चार्जेस लगाए गए उसमें मासूम बच्ची से जिना तक का मामला लगा दिया गया है, दूसरे और भी मामले छुपाने, जिस पर 14 मामले उन पर दर्ज किए गए हैं। तो खुसूसी अदालत ने जो है 5 को जो मामला तो उसमें समाप्त कर जो की उसमें इनके मामले को जो है जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब इंदौर की जबलपुर हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है उससे रुजू करेंगे। अब वो मामला अदालत में कब समाप्त होती है, उसमें इनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है देखना होगा। जी बिल्कुल। और वहीं जो है पाकिस्तानी कनेक्शन के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ा जा रहा है, उनके कनेक्शन भी जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इस हवाले से कोई बयान सामने आया हो असदुद्दीन ओवैसी का? देखिए, ओवैसी साहब का बयान तो नहीं वैसे, लेकिन जो है इंदौर का जो मामला है उस मामले को लेकर जो जिस तरह से पिटाई हुई थी असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले इस पर जो है अपना ट्विटर जो हैंडल पर अपना नाराजगी का इजहार किया था, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 2 रोज कबल जो है इस पर 4 नामों की वजाहत की थी। उसमें अल्तमश, इरफान, जावेद और सैयद 4 नामों जो है 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और कल जो है पुलिस ने उनके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस थे उसको डिलीट कर दिए हैं। तो पुलिस उस मैसेज को रिकवर करना चाहती है और देखना चाहती है कि उसमें क्या बातचीत हुई थी। और दूसरी तरफ तो पुलिस का ये भी कहना है कि उसमें जो मवाद जो मिले हैं उसमें जो बहुत सारे वीडियो रहते हैं वो काबिल एतराज है। जी बिल्कुल मेहताब आलम, वहीं पर कांग्रेस ये भी कह रही है, क्योंकि और भी कई जो है हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात मध्य प्रदेश में रोनमा हुए हैं, और वहीं ये मुतालबा कांग्रेस का कि जब दीगर जगहों पर दलित मामले में जब इन्हदामी कार्रवाई की गई तो इन मामलों में जो बाकी के हुजूमी तशद्दुद के मामले हैं उनमें इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? यकीनी तौर पर जो है जो सवाल आपने उठाया, कल इसी मामले को लेकर भोपाल में गांधी जी के मुजस्समे के सामने कांग्रेस एमएलए ने धरना दिया था। और जो है जो हुजूमी तशद्दुद का मामला है उस पर जो है जो तरह के दोहरा मयार अख्तियार करने को हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि नीमच के मामले में जहाँ पर एक आदिवासी के साथ न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनको गाड़ी में बांध कर घसीटा गया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी, वहां पर जिन लोग कतावार थे उनके घर पे जो है निज़ाम कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं पर अगर हम उज्जैन के महिदपुर की बात करें
या फिर देवास के जो हाटपिपलिया की बात करें या फिर रीवा की बात करें, वहां पे जो वाकयात हुए हुजूम तशद्दुद के, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। ये नहीं, अगर आपको राजधानी भोपाल के पिछले महीने का वाकया याद हो कि जब पुलिस वालों पर एक मुस्लिम के जरिया हमला किया गया था तो उनके घरों को जो है निगरानी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसी भोपाल में जो है एक पुलिस वाले पे जो है ट्रैफिक पुलिस पर जब वो चालान काटता है तो उसके जरिए दूसरे कम्युनिटी के जरिए जो हमला किया जाता है और पुलिस वाले की मौत हो जाती है, लेकिन वहां पर पुलिस जो है नामी कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल, मेहताब आलम यहाँ पर काफी जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और जानिदाराना कार्रवाई की बात की जा रही है। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम आपका। वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां सभी की निगाहें आज जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर होगी, वहीं मरकजी हुकूमत के जरिए रियासतों को ओबीसी की फहरिस्त बनाने का हक दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत अपने शबाब पर है। दोनों पार्टियों के जरिए खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा खातिम साबित करने की न सिर्फ कोशिश हो रही है बल्कि अब इस मामले में असेंबली सेशन बुलाने का भी मुतालबा शुरू हो गया है। हुकूमत के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली का खसूसी सेशन बुलाने पर जोर दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। मध्य प्रदेश में आज तक कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। ओबीसी जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार ने पहली बार किया है। कांग्रेस की सरकार में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। साथ में हमारी सरकार इसको लेकर विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी भी बना रही है जो इस आरक्षण को लेकर पूरा अध्ययन करेगी और सारे तथ्यों के साथ आने वाले समय में हम लोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि हमारी सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण ओबीसी को मिले इस पक्ष में है और हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक मैं अनुरोध के तौर पे अपनी बात रखना चाहता हूं कि माननीय शिवराज जी, आपको पता है केंद्र सरकार ने भी 27% आरक्षण की आपको सूची बनाने से लेकर संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारों को दिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस 27% को कमलनाथ जी ने किया था आरक्षण, वो आपने इसको इतना ज्यादा घुमाने फिराने की क्या जरूरत है। आप प्रस्ताव लाके विधानसभा पारित करा के पुनः दोबारा से आरक्षण दे सकते हैं। कहीं वकील की बात करते हैं कि कभी वकील अच्छा वकील खड़ा करेंगे, जैसे वकील खड़ा, इससे क्या मतलब है। आप विधानसभा में प्रस्ताव लाइए और 27% आरक्षण लागू कीजिए। आपकी परेशानी हो खत्म हो जाएगी, दूसरे दल की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुद्दा खत्म करें, मुद्दे को विवाद आप बनाना चाहते हैं क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, जबकि आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ईडी के छापे, 10 अलग अलग मकामात पर ईडी के छापे। जाली वैक्सीन के हवाले से ईडी ने कार्रवाई की है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर के एक मासूम ने बेहतरीन मिसाल पेश की है। कानपुर के जवाहर नगर के रहने वाला 8 साल का मासूम आशीष अपने वालिदैन का सहारा बना है। आशीष के वालिद म्यूजिक के टीचर थे, लेकिन उनके काम से नाखुश प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होते गए। वालिदा भी नाबीना है, पर उन्होंने MA B.Ed की तालीम हासिल की है, पर वो भी बेरोजगार है। ऐसे में ये मासूम अपने वालिद के साथ जाकर कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने घर की जिम्मेदारी संभाले हुए है। माँ बाप दोनों बीनाई से महरूम है, पर दोनों तालीम याफ्ता है, बावजूद इसके कि 8 साल के बच्चे को घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में हुकूमत के दावे और ऐलानात पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। कहते हैं कि शरीर में अगर कोई कमी हो तो इंसान कमजोर पड़ जाता है, लेकिन गोपाल नेगी ने उसे झूठ साबित कर दिया, क्योंकि वो आंखों से नाबीना हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। बावजूद उसके उन्होंने एक अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी की, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह के हैं। उनका बेटा जो है 8 साल का है और वो उनके साथ कबाड़ बीनने का काम करता है। गोपाल जी, किस तरह से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं?
सर मैं 2013 से कानपुर अंध विद्यालय में एज ए म्यूजिक टीचर कार्यरत था। 24 सितंबर सन 2019 को मुझे हटा दिया गया परफॉर्मेंस खराब बताकर। एक लड़के का मैंने सिलेक्शन मुंबई के लिए करवाया था, एक रेडियो मिर्ची के लिए, उसके बावजूद मुझे हटा दिया गया। तो अब आजकल हमारा भरण पोषण जो चल रहा है वो गत्ता बिन रहे हम लोग। जब से कोरोना काल आया उसके बाद मतलब कुछ लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। राशन कार्ड भी बहुत देरी से बना और लोग ठुकराते हैं अभी भी। मतलब हम लोग गत्ता बिनता अपने बेटे को मैं ले जाता हूँ जो मेरा कलयुग का श्रवण कुमार है, और वो दुकानदारों से रिक्वेस्ट करता है कि अंकल गत्ता दीजिए, ये उठा लें। कोई कहता है इसमें सामान भरा है। कभी हमारी जब बोरी भर जाती है तो दुकानों से टकराती, दुकानदार चिढ़ते हैं। कभी किसी का सामान गिर जाता है, हमें तो दिख नहीं रहा है। और मैं इसको इसलिए ले जाता हूँ सर कि मतलब मुझे तो दिख नहीं रहा, मैं तो मतलब गोबर वगैरह या कुछ भी उठ सकता हमारे हाथ से, तो देख देख के वो उठाता है बेचारा और वो बोरियों में भरता है। बोरी लाद के मैं लाता हूँ, उसको वजन नहीं ले जाता हूँ। छोटी बोरी उसके पास रहती है, उसमें भर के वो बड़ी बड़ी बोरी में डालता है। और बहुत से दुकानदार तो दे भी देते हैं। कभी कोई कहता है कि रात को आना, कभी कुछ। तो इसी तरह से हमारा भरण पोषण चल रहा है। कभी 70 रुपये, कभी 100 रुपये। तो उसने अपने मतलब वही कबाड़ के पैसे को इकट्ठा कर करके अपने लिए बुकें भी ली स्कूल से, जो कि 3300 रुपये की पड़ी। तो जब एक चीज़ और कि आपकी बीवी भी जो पढ़ी लिखी हैं, आप भी कहाँ से आपने पढ़ाई की? और जी सर, सर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की। मेरा म्यूजिक ऑनर्स बीएड नहीं होता हमारे सब्जेक्ट में, म्यूजिक ऑनर्स किया। और प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का डिप्लोमा किया, 5 साल का कोर्स। तो और मेरी मैडम जो है उसका एमए बीएड स्पेशल बीएड क्लियर है, सीटेट पास है 2 बार। और उसने टंकण टेस्ट पास किया है, टाइपिंग का हिंदी टाइपिंग 45 की स्पीड से, भोपाल मध्य प्रदेश से। और उसके बावजूद भी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि हम 2 में से किसी एक की भी जॉब लगे, क्योंकि जो हमारे संघ जो बने हुए हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जैसे, वो मसीहा बने बैठे हैं, लेकिन वो केवल अपने मेंबर्स, जो उनके मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की ही जॉब ऑफ दिलाते हैं, उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। और मकान भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो उनके मतलब जो लोग जॉब में हैं। साथ ये बच्चा भी मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? आशीष नेगी। आशीष, कैसे जाते हो? पापा के साथ क्या करते हो जाके? मैं पापा के साथ जाके कबाड़ बिनता हूँ। फिर उससे क्या होता है? उसको मैं बेच के वो जो पैसे आते हैं उसी से अपने लिए किताब खरीद के और राशन खरीदता हूँ। क्या कहना चाहोगे? क्या मदद होनी चाहिए आप लोगों की कि आप लोगों का ठीक से वो मेरे पापा मम्मी की नौकरी लगाएं और खाने। भले ही हम लोगों के लिए ये मात्र एक खबर हो और तस्वीरों में हम इसे दिखा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जिंदगी गुजर बसर ये परिवार कर रहा है, इतना काबिल होने के बावजूद, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम है, उसके बावजूद इस तरह के जीवन व्यापन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार और ऐसी समाज सेवी संस्थाएं जो ये ढकोसला करती हैं कि सबकी मदद की जा रही है, खास करके वो लोग जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर उन्हें मुंह चिढ़ाती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी फरियाद सुनी। इस दौरान लोगों की परेशानियों को फौरी तौर पर हल करने का अफसरान को हुक्म दिया गया। वज़ीर-ए-आला ने लखनऊ में अपने घर पर मुनक़्क़िदा जनता दरबार में यहां आए लोगों से तफसीली बात की। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस कम होते ही योगी आदित्यनाथ ने दरबार का शुरुआत कर दी। कोरोना की वजह से तकरीबन 16 महीने तक जनता दरबार नहीं लग पाया था। अब दोबारा शुरू होने से कई लोगों के मसाइल आसानी के साथ हल हो रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।